बीतता जाता है समय के साथ यहाँ सब कुछ भी यहाँ पहले सा रहता है। आप इस मंच के सामने हैं और सामने दो तस्वीरें लगी हुई। उस साहित्यकार के जीवन की दो तस्वीरें यह बताती हैं कि बीतता जाता है समय के साथ यहाँ सब कुछ भी यहाँ पहले सा रहता नहीं है। ख्वाब हो, इश्क हो, मंजिल हो, तुम हो, कोई भी यहाँ ठहरता नहीं है, कोई भी यहाँ ठहरता नहीं है। लोग कहते हैं वक्त भर देता है सभी घाव, लोग कहते हैं वक्त भर देता है सभी घाव, कुछ घाव भरकर भी भरता नहीं है, कुछ घाव भरकर भी भरता नहीं है। आदमी लाख कोशिश कर लेता है, कुछ दुखों से कभी उभरता नहीं है, कुछ दुखों से कभी उभरता नहीं। हम एक परंपरा में जीते हैं और उस परंपरा के दो ही सत्य हैं। एक सत्य हमारा जन्म लेना है और द्वितीय सत्य मृत्यु है। पर इस जीवन और मृत्यु के चक्र के बीच में जो जीवन काल चलता है, उस जीवन काल को हमने किस साधना के साथ जिया है, किस उपलब्धियों के साथ जिया है, वह बताता है कि हमारा जीवन काल कैसा रहा है। और इसलिए जो वो पंक्तियां हैं वो फिर से दोहराता हूं कि ख्वाब हो, इश्क हो, मंजिल हो, तुम हो, कोई भी यहाँ ठहरता नहीं है। पर ठहरती हैं स्मृतियाँ, ठहरती हैं यादें, ठहरती हैं उपलब्धियाँ, ठहर जाती हैं कृतियाँ। लेखक चला जाता है लेकिन आभास रह जाता है, लेखनी रहती है, उपन्यास रह जाता है। और इसीलिए जब कोई व्यक्ति यहाँ से जाता है तो उसके दो आयाम होते हैं। आदमी भले चला जाता है पर अस्तित्व ठहरता है, आदमी भले चला जाता है पर अस्तित्व ठहरता है। व्यक्ति जाते हैं पर व्यक्तित्व ठहरता है, व्यक्तित्व ठहरता है। और उसी एक ठहरे हुए बड़े व्यक्तित्व का नाम है परम पूज्य आदरणीय मुनीश्वर राय मुनीश जी, जिनकी श्रद्धांजलि सभा में आज हम यहाँ उपस्थित हैं। मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में संक्षेप में कुछ भी कहा जा सकता है। हालांकि संचालक का भी आदेश है और उनकी भी वही समय है। समय से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। आज हम उसी समय के चक्र में हम भी फंसे हुए हैं, सबको जल्दी है। संक्षेप में इनके बारे में इसलिए नहीं कहा जा सकता कि एक जीवन चक्र, एक जीवन काल जिसने समर्पण की इतनी भावना हो, जिसने वज्जिकांचल के इतिहास को जीवंत कर दिया हो, जिसने एक पूरे क्षेत्र को मानव मानस पटल पर ला दिया हो, जिसने एक ऐसे क्षेत्र की संस्कृति को जीवित कर दिया हो, जिस क्षेत्र की संस्कृति को मुझे जितना आभास हुआ है, जितना मैंने इनको पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा वज्जिकांचल के बारे में किन्हीं ने लिखा हुआ, यदि लिखा होगा तो मुझे माफ़ करेंगे। पर मैंने जो पढ़ा है उसमें मुझे जो झलक दिखाई पड़ी, उसमें ऐसा लगा कि पूर्ण रूप से भूले हुए थे, पूर्ण रूप से इस मिट्टी के साधक रहे हैं। एक चरित्र जीवित कब होता है? जब वो मिट्टी के साथ मिलता है, जब वो परंपराओं के साथ अपने आप को लिप्त करता है, जब वो यह बताने का प्रयास करता है कि मानव जीवन और मनुष्यता का सबसे बड़ा पर्व यह है कि वह सिर्फ व्यक्तिगत जीवन ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन में अपने चरित्र को कितना बड़ा करता है, अपने चरित्र को कितना खड़ा करता है। यदि हम व्यक्तिगत आदर्शों की बात करें तो जैसा कि अभी लोग यहाँ पर कहते ही गए कि हम जीवित होते हैं किरदार निभाने के लिए यहाँ आते हैं। हम सब जितने भी लोग हैं यहाँ पर सब अपना अपना किरदार निभाते हैं, पर किसने अपने किरदारों को कितने अच्छे ढंग से निभाया है वही बताता है कि आपका जीवन कितना सफल है और आपने कितनी सफलता से अपने किरदार को निभाया है। तो आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आप हर वक्त यही कह रहा है
कि इनके बारे में जितना भी बोला जाए कम होगा, जितनी भी बातें की जाए वो कम होगी। वो इसलिए क्योंकि इनकी उपलब्धियां अनंत हैं, इनकी उपलब्धियां इन्हें जीवंत करती हैं। आप झांझ की झनक से शुरू होते हैं और बंजी का संस्कार गीत तक आते हैं। और ये जो क्रम है, यहाँ पर जितने साहित्यकार और शिलालेख, साहित्य के बड़े बड़े शिलालेख बैठे हुए हैं, मुझे मालूम चला है, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और निश्चित रूप से उनको तो यह मालूम होगा कि एक पुस्तक का सृजन कितना कठिन कार्य होता है, उसमें कितनी साधना लगती है। पर उन्होंने शोध किए और 14 पुस्तकें लिख डाली और आज वो व्यक्ति स्वयं ही शोध का विषय है। जैसा कि अभी कहा भी जा रहा था कि लोग उनकी किताबें ले जाकर उन पर शोध कर रहे हैं, लोग उनके बारे में छापने को प्रयासरत हैं। तो व्यक्ति का चरित्र इसी से बड़ा होता है। सौम्य चरित्र के व्यक्ति थे और जितनी भी उनकी व्याख्याएं की, अभी मैंने 2 आवाज़ें यहाँ पर जो मूल तक सुनी। एक उनकी बेटी की आवाज़ थी जो मंच पर चढ़ते ही लड़खड़ा गई, क्योंकि हम भाव शून्य नहीं हो सकते, हम चाहे जितना भी कह लें। परंतु मैंने भी अपने पिता को जब खोया था तो हर आदमी उस पिता को कहीं ना कहीं तलाशने लगता है। उसे लगता है कि हमारे पिता शायद आसपास ही हैं। और चाहे किसी भी तरह की खोज जो हम लोग इस संसार में करते हैं कि उस दीपक में मेरे पिताजी हैं, उस तारे में मेरे पिताजी हैं, उसके पीछे सिर्फ यही भावना है कि जिस आपने जब जन्म लिया आपने अपने पिताजी को देखा। सिर्फ मृत्यु ही ऐसा समय होता है जिसके बाद अपने पिताजी को आप देख नहीं पाते। उसके बाद कुछ दिनों तक हम में से हर लोग यहाँ पर है जिसने किसी न किसी को खोया होगा या फिर किसी न किसी परिस्थिति के दास रहे होंगे। दर्द सबके हिस्से है कमोबेश, कोई अछूता नहीं। दर्द सबके हिस्से है कमोबेश, कोई अछूता नहीं है। चलना पड़ता है समेट कर खुद के ही टुकड़े, ताकि दुनिया को लगे कि ये टूटा नहीं है। दर्द सबके हिस्से है कमोबेश, कोई अछूता नहीं। तो जब एक व्यक्ति इस तरह की परिस्थिति में होता है कि जब उसे लगता है कि मेरे पिता यही हैं कहीं, तो वो इन्हीं कृतियों में, इन्हीं व्याख्यानों में, इन्हीं गीत में अपने पिता को ढूंढता है। तो एक कविता है मेरी, मैं सुनाता हूँ कि नए रूप का नया ठिकाना नया पता बतला देते, नए रूप का नया ठिकाना नया पता बतला देते, बस एक बार तो पलक कभी घर का रास्ता दिखला देते, बस एक बार तो पलक कभी घर का रास्ता दिखला देते, हम एक आखिरी बार सभी कुछ पल को संग तो बोले। पिता एक मैं खुद लड़खड़ा रहा हूँ। पिता जो चरित्र है ना, पिता बरगद का वो वृक्ष होता है ना, जिसको आप तब तक नहीं समझते हैं जब तक वो वृक्ष जीवित रहता है। यही सच्चाई है पिता की। हम में से बहुत पिता यहाँ बैठे हुए हैं और ये इसलिए सच्चाई है क्योंकि जिस दिन वो बरगद आपके सर के ऊपर से हट जाता है तो आपको पता चलता है कि धूप कितनी तेज होती है और कितने धूप को उसकी पत्तियों ने सहेज कर आपको बचाए रखा था। पिता वो चरित्र होता है, पिता वो चरित्र होता है जो अपने ही पैसे से चॉकलेट खरीद कर लाता है और माँ के हाथ में देता है। माँ के चरित्र को बड़ा करता है पिता, और पिता कहीं गौन हो जाता है। पिता यही साहित्य में कहीं मौन हो जाता है, पर जो पिता का चरित्र है वो इतना बड़ा चरित्र है कि पिता, मेरी एक कविता है, मुझे अभी याद नहीं है, पर उसकी 2 पंक्तियां अंतिम यही है कि पिता जब नहीं होते हैं तभी पिता समझ में आता है, पिता के रहते हुए पिता को समझना। और पिता के बारे में मुझे लगता है कि चूंकि जो जितने सारे लिखने वाले लोग हैं वो सारे लगभग पिता ही हैं। उन्होंने माताओं का बहुत वर्णन किया है, अपना ही वर्णन भूल गए हैं और इसलिए शायद पिता को कम सेलिब्रेट किया गया है या कम सेलिब्रेट किया जाता है। खैर, मैं कविता आगे करता हूँ। बस हम एक आखिरी बार सही कुछ पल को संग तो हो लेते, फिर मान नियति की प्रलय वेदना आंखें भरकर रो लेते, फिर मान नियति की प्रलय वेदना आंखें भरकर रो लेते। उलझ गया हूँ तारों में किसको अपना मान लूँ मैं, उलझ गया हूँ तारों में किसको अपना मान लूँ मैं, बस एक बार तो दिखो मुझे अपना तारा पहचान लूँ मैं, बस एक बार तो दिखो मुझे अपना तारा पहचान लूँ मैं। और ये परंपरा, इस तरह की बातें बेमानी है,
तर्क रूप से आप इसे सिद्ध नहीं कर सकते, पर जहाँ तर्क की रेखा समाप्त होती है, भावना वहीं से शुरू होती है। और जो भावनाओं से जब आप जुड़ेंगे, जब आपको ये समझ में आएगा कि भावना एक अलग चीज़ है, भावनाओं की कोई परिधि नहीं होती, उसका कोई व्योम नहीं होता, और उस व्योम में जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि उस व्योम से बड़ा कोई व्योम नहीं होता है। पीछे मुड़कर देखा रास्ता, कुछ अजीब बनते क्यों नहीं। जो मृत्यु है, जिस दिन मृत्यु को प्राप्त होता है कोई, उसके बाद की कुछ पंक्तियां हैं, और आप इसको महसूस कीजिए तो शायद आप भावनात्मक रूप से जुड़ पाएंगे कि पीछे मुड़कर देखा रास्ता, कुछ अजीब बनते क्यों नहीं। आह विधाता मृत्यु बनाया, कुछ स्वजन साथ चढ़ते क्यों नहीं, कुछ स्वजन साथ चढ़ते क्यों नहीं। कि जिनके हाथों पहला झूला, उस झूले की बाह कहाँ है। जिनके हाथों पहला झूला, उस झूले की बाह कहाँ है। ए मालिक जो व्यथा सुने, निकली वो पहली आह कहाँ है। ए मालिक जो व्यथा सुने, निकली वो पहली आह कहाँ है। क्यों खो जाते हैं रास्ते में, क्यों खो जाते हैं रास्ते में, कुछ नया नियम गढ़ते क्यों नहीं। क्यों खो जाते हैं रास्ते में, कुछ नया नियम गढ़ते क्यों नहीं। कुछ को तो वापस कर दे, अर्जी को तुम पढ़ते क्यों नहीं। कुछ को तो वापस कर दे, अर्जी को तुम पढ़ते क्यों नहीं। तो ये तो भावनात्मक कुछ बातें हुई, मुझे नहीं पता मैंने कितना समय ले लिया है, संक्षेप में बोलने के लिए बोला गया था। पर फिर भी उनकी आज जिनकी श्रद्धांजलि सभा है, उनको कुछ पंक्तियां जरूर, उन्हीं की पंक्तियां मैं अर्पित इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि छोटी मोटी कविताएं मैं भी लिखता हूं, और किसी ने बड़े मंच पर एक बार कहा था कि एक कवि के लिए कविता उसके बच्चे के समान होता है, और जब उस कवि की कविता की कोई तारीफ करता है तो उस कवि को ऐसा लगता है कि उसके बच्चे की तारीफ हो रही है। और वो कवि चाहे वो जहाँ भी हैं, यदि किसी तारे के रूप में, वो तो यहाँ पे भी तारे ही हैं, बहुत बड़े सितारे हैं, और शायद इसलिए हम आज उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं श्रद्धांजलि सभा में, उसको श्रद्धांजलि श्रद्धा पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि जो उपन्यासकार होते हैं, साहित्यकार होते हैं, जो सर्जक होते हैं, वो कभी नहीं मरते, वो हमारे बीच ही हैं। लेकिन उनकी जो कविताएं हैं, उन कविताओं ने हमें बताया कि मैंने सिर्फ पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि वो एक समाजवादी थे, वो राष्ट्रभक्त थे, पर सिर्फ 5 कविता में, उनकी जो 5 कविता मैंने पढ़ी, उन 5 कविताओं में ही हर एक पंक्तियों में अलग अलग भाव थे, अलग अलग आयाम थे, एक विस्तृत चरित्र था। ये सिर्फ चित्र की बात नहीं है, ये उनके चरित्र की बात है। और व्यक्तित्व ऐसे ही बनता है जब एक छोटे से व्योम में, जब कुछ शब्दों के आवरण में अपना पूरे भावों का व्योम प्रकट कर देता है। आपकी है कि पथरीली बंकिम धरती पर इस जीवन का राज्य बसा है। पथरीली बंकिम धरती पर इस जीवन का राज्य बसा है। महासृष्टि का चक्र अजब है, उद्भव में ही नाश फंसा है। देता है ये प्राण, यही देता जीवन, बिल मानव। जीवन व्यर्थ न जाने दो, जीवन व्यर्थ न जाने दो। दर्शन, आप दर्शन देखिए, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जीवन व्यर्थ न जाने दो। और यही सोच रही होगी तो ये 14 कृतियां आपके सामने हैं, यही सोच रही होगी, इसीलिए वो समाज के पुरोधा है। यही सोच रही होगी, इसीलिए उसमें आध्यात्मिक चेतना है, सामाजिक चेतना है, व्यक्तिगत चेतना है। वो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, एक व्यक्तिगत चरित्र के रूप में आप देखें तो एक पुत्र के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, एक भाई के रूप में वो सफल व्यक्तित्व रहे। सामाजिक चेतना के रूप में देखें तो उन्होंने जो समाज को प्रेरणा दी, वो प्रेरणा स्रोत बने, आगे भी प्रेरणा स्रोत रहेंगे। और समाज के लिए जो उनकी कृतियां हैं, उन्होंने जो अपनी कृतियां लिखी वो ये दर्शाती हैं वो समाज के प्रति कितने सामाजिक समरसता के कितने पैरोकार हैं। उनकी लेखनी केवल कविता नहीं थी, वह जीवन संदेश भी था। मातृगोद में भूखे बेटे, अब उनका समाजवाद का चरित्र देखते हैं, वो देखिए किस तरह के समाजवादी चरित्र थे। सिर्फ बोल देने से नहीं होता, उनकी भावनाओं में, उनके शब्दों में आपको समाजवाद दिखेगा कि मातृगोद में भूखे बेटे, कहीं दूध पर कुत्ते पलते। मातृगोद में भूखे बेटे,
कहीं दूध पर कुत्ते पलते, घोर विषमता की बस्ती में मर मर कर जी कर जलते। बिखर चुका है हृदय धरा पर, बांटो अपना दिल मानव, जीवन व्यर्थ न जाने दो, जीवन व्यर्थ न जाने दो। एक कविता जीवन व्यर्थ न जाने दो, दो अलग अलग पैराग्राफ और दो अलग अलग दर्शन। एक में श्रीमद् भगवद गीता का कर्मण्यवाद का रस्ते बसता है और दूसरे में सामाजिक समरसता का भाव है, जिसमें यह आवाहन है कि एक तरफ एक कुत्ता दूध पर पल रहा है और एक तरफ एक बच्चा माँ के गोद में भूखा पल रहा है। इसी विषमता की बात को मिटाने की बात करने वाला ही सच्चा समाजवादी होता है। मातृभूमि की जब वो बात करते हैं तो कहते हैं कि मातृभूमि के चरणों में मैं बैठ कर गीत सुनाता हूँ, मैं गीत मातृभूमि के गाता हूँ। तो उनका जो चरित्र है वो चरित्र बिल्कुल अपने व्योम को प्राप्त करता है, अपने परिधि को प्राप्त करता है और उनकी रचनाएं इस बात का सबूत हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी ऐसी रचनाएं रची जो उनके चरित्र से मेल खाता है, जो ये बताता है कि उस चरित्र को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, उस चरित्र से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। चाहे हम जहाँ भी जिस जगह पर ऐसे चरित्र जब समाज में आते हैं तो समाज को एक दिशा दिखाने का प्रयास करते हैं, समाज को एक अवधारणा देते हैं, समाज को सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं। और सत्य बड़ा ही गूढ़ शब्द है। सत्य ये कविता है कि मेरा सच और तेरे सच के बीच असली सच की लाश पड़ी है। और सही बात यह है कि हम सभी कहीं ना कहीं सत्य और अवधारणा के बीच में पड़े होते हैं। जिस सत्य को हम पहली बार सुनते हैं उसे भी सत्य मान लेते हैं और उसके बाद उसे अपना सत्य मानकर दूसरे के सत्य से लड़ते हैं। यही जीवन है और यही इसी जीवन में लोग पड़े हुए हैं। एक उनकी कविता है कि पास ही है साज तेरे, हरित धूम सी जल रही है वेदना को भार देकर। आप शब्दों पर जाइए, उस व्यक्ति के चरित्र को समझने का प्रयास कीजिए कि हरित धूम सी जल रही है वेदना कुछ भार लेकर, यह धरा कुछ चाहती है प्यार के इतिहास सारे, पास ही है साज सारे, पास ही है साज सारे। कल्पना के पंख ले मैं उड़ नहीं सकता गगन में, कल्पना के पंख ले मैं उड़ नहीं सकता गगन में, इस धरा की वेदना ले रो रहे शत शत सितारे, पास ही है साज सारे, पास ही है साज सारे। पर उनमें एक विद्रोह भी है और वो विद्रोह कैसा विद्रोह है? एक समाजवादी का विद्रोह है। एक तरफ वो उसकी बात करते हैं कि जीवन व्यर्थ न जाने दो, एक तरफ वो कर्म की बात करते हैं कि कर्म से सब चीज प्राप्त हो सकता है, लेकिन एक सामाजिक विषमता को देखने वाला व्यक्ति जीवन के 50-60 वर्ष बिता देने के बाद विद्रोही हो जाता है। और वो विद्रोह उस बात से निकलता है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, तुमने ऐसी विषमता क्यों पैदा की जहाँ पर वो मंजिल जो है हमें दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। उनकी एक कविता है कि थक गए मानव जगत के पड़ गए छाले अनल के, थक गए मानव जगत के पड़ गए छाले अनल के, थक गया जीवन अथक चल हर तरह के राह मंजिल, और कितनी दूर मंजिल, और कितनी दूर मंजिल। कि जब जलेगा दीप दिल में और बरसेगा सुधाकर, जब जलेगा दीप दिल में और बरसेगा सुधाकर, मनुष्य बैठेगा मनुष्य के पास होगी रात चंद्र, और कितनी दूर मंजिल, और कितनी दूर मंजिल। तो इस चरित्र को एक पुत्र को श्रद्धांजलि है, एक पिता को श्रद्धांजलि है, एक व्यक्ति को श्रद्धांजलि है, एक व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि है, एक अस्तित्व को श्रद्धांजलि है। यह श्रद्धांजलि सिर्फ उनकी लेखनी को नहीं है बल्कि